Hello friends, I am Ritesh Kumar Rana and now you are watching my YouTube channel Rana Education Research Center। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कॉनिक सेक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला। तो हम लोग अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते थे कॉनिक सेक्शन में कि हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता था वो x + a = 0 होता था। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसका जो इक्वेशन है वो x + a = 0। यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट होता था ये होता था a, 0। अब मान लिया कि ये पॉइंट अगर m है, ये इसको हम मान लिया n। ओके, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है a, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होता है a। ठीक है, अब हम लोग अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें, बेसिक डेफिनेशन तो क्या होता था कि यहाँ का जो डिस्टेंस है mr = rn, यही है पैराबोला का बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, इसी को हम लोग करते थे तो हम लोग को पैराबोला का इक्वेशन ड्राइव होता था। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स को, ये क्या है x और हमारा z क्या है x + i, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं z + z⁻/2 + a = 0। तो ये आपका आ गया z + z⁻ + 2a = 0। ये आपका क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स है। ये आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स आपका आ गया z + z⁻ + 2a = 0। वेयर a क्या है, वेयर a इज़ रियल। यहाँ पर ये क्या है, रियल नंबर है। अब इसी डेफिनेशन के थ्रू अगर हम लोग देखें mr = rn, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका इक्वेशन आपको पता है, ये पॉइंट पता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा z + z⁻ + 2a का मोड डिवाइडेड बाय 2a इक्वल्स टू ये, और ये डिस्टेंस क्या होगा, z - a का मोड, z - a मोड। तो ये हमारा बेसिक सा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको हम लोग कुछ देर तक सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद ये आएगा z × z⁻ -4a z + z⁻ इक्वल्स टू 1/2 z² + z⁻²। तो ये जो बेसिक सा इक्वेशन आया, ये जो इक्वेशन है ये है आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बेसिकली अगर हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिप्स। अब हम लोग देखते हैं एलिप्स में। एलिप्स में आपको पता है कि 2 लेक्टस रेक्टम होते हैं। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि x जो है सो, एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² / a² y² / b², ऐसे होता है ना, जिसमें अगर एक बड़ा b है तो ये आपका होता है मेजर एक्सिस और ये होता है माइनर एक्सिस। तो मान लिया एक एलिप्स है, x को मान लिया कि आपका मेजर एक्सिस है, ये आपका लेक्टस रेक्टम हो गया। ओके, यहाँ का जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं s। ओके, s', ये आपका है मान लो z1, और यहाँ का जो पॉइंट है ये है s, ये आपका है z2। ओके, और एक आर्बिट्री पॉइंट लिया r = z, इसको हम लोग मिला दिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहता है कि इसका प्लस इसका, इस डिस्टेंस का सम प्लस इस डिस्टेंस का सम = होना चाहिए 2a, यानी कि कांस्टेंट। ओके, इसका इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे कैसे, तो सॉल्व करते थे, अगर इसको हम लोग p मान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग सॉल्व करते थे s' + sp = 2a। ये आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कंडीशन क्या होना चाहिए कि 2a जो होना चाहिए, 2a ये आपका लेस देन होना चाहिए मोड z1 - z2 का।
ठीक है। तो एस डैश पी को कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन, ओके, प्लस जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू 2a। ये आपका जो इक्वेशन आया ये आपका है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये इक्वेशन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ते हैं, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन जो है इलिप्स का वो ये है। कंडीशन ये होना चाहिए कि 2a हमेशा लेस देन होना चाहिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ना, तो 2a ग्रेटर देन होना चाहिए, सॉरी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स में आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, 2a ग्रेटर देन z1 माइनस z2, ओके, 2a ग्रेटर देन z1 माइनस z2। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब हम लोग एक हाइपरबोला लेते हैं, ओके, ये हमारा क्या है, हाइपरबोला। यहाँ से पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, ये आपका एस डैश है, z1, ये पॉइंट आपका s, z2, और एक आर्बिट्री पॉइंट लिया p जो हमारा है z। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिलाएं, यहाँ से यहाँ। अब हम लोग हाइपरबोला का अगर इक्वेशन का जो इक्वेशन हम लोग निकालते थे उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, कहता है कि एस डैश पी माइनस, या पी पहले लिखिए, पी एस डैश माइनस पी एस इक्वल्स टू 2a, वेयर 2a लेस देन z1 माइनस z2। इसमें हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन, ठीक है, ओके। इसमें हमारा 2a लेस देन z1 माइनस z2। तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से z माइनस z1, z माइनस z1 का मोड माइनस z माइनस z2 इक्वल्स टू 2a। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जस्ट। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अगर बात करें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, z माइनस z1 का मॉडुलस माइनस z माइनस z2 का मॉडुलस इक्वल्स टू 2a, जहाँ पर 2a आपका लेस देन होना चाहिए, z1 माइनस z2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे लेस देन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ सम इम्पोर्टेंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में उस प्रॉपर्टीज़ पे, मतलब कुछ ट्रायंगल्स की मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, उस प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आपका जेईई मेंस एडवांस में पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अंतिम की ओर चला गया है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बाद हम लोग क्वेश्चन की सीरीज में चलेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो आईआईटी और जेईई मेंस में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें हम लोग सबसे पहले मान लिया कि लेट z1, z2 and z3 are the vertices of the triangle, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि z1, z2, z3 जो है ये क्या है, वर्टिसेस है किसी ट्रायंगल का, तो सबसे पहले अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेगा। पहला, z1 माइनस z2 का स्क्वायर z2 माइनस z3 का स्क्वायर प्लस z3 माइनस z1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
या आपको मिलेगा देखने को Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, या तीसरा नंबर 1 बाय Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 1 बाय Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू 1 बाय Z3 माइनस Z1। तो अगर कोई ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल है जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं और Z1 Z2 Z3 अगर उसके वर्टिसेस हैं, तो हम लोग ये सारे प्रॉपर्टीज़ को देख के फिट करके सेट करके हम लोग देख सकते हैं कि वो ट्रेंगल जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि अगर कोई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ठीक है, अगर राइट एंगल है, मान लिया कि Z2 पर राइट है, इसको हम लोग A मान लिया, Z1, B मान लिया Z2 और C मान लिया Z3। यहाँ पे आपका राइट एंगल है और आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। तो इस स्थिति में हमारा जो प्रॉपर्टीज़ कहता है, आप याद इसको रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस स्थिति में आप Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू जो सम है जो राइट एंगल पर है उसको लिखेंगे और दोनों को रिमेनिंग को ऐड कर देंगे। तो ये आप है, ये प्रॉपर्टीज़ ये ऑलवेज वैलिड होगा इस टाइप के ट्रेंगल्स के लिए। और अगर आइसोसेलेस ट्रेंगल है, नॉर्मल अपने को पता ही नहीं है कि कौन सा राइट एंगल है और राइट एंगल नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है या नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग कैसे देखेंगे। तीसरा, मान लो आइसोसेलेस ट्रेंगल है ऐसा, ये आपका इक्वल है, ये आपका A Z1 B Z2 C Z3। तो इस तरह में आपका Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3। ओके, या इसको Z3 माइनस Z2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलवेज इसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, अगर राइट एंगल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई जनरल अगर है, सिर्फ हमको पता है कि आइसोसेलेस है तो हम लोग इसको लगाएंगे। और अगर पता है कि B राइट एंगल है तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और इससे कोरिलेशन को करेंगे। जैसे आपको कह देता है कि मान लीजिए कि Z1 Z2, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया है एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया कि Z1 Z2 एंड ओरिजिन, ठीक है, Z1 Z2 एंड ओरिजिन मिलकर एक ट्रेंगल को फॉर्म करता है। ठीक है, एक ट्रेंगल को फॉर्म करता है और Z1 बाय Z2 इक्वल्स टू, ये इसके लिए वैलिड है। ठीक है, कह रहा है, ये इक्वेशन आपको दे दिया है और कह रहा है कि Z1 Z2 और ओरिजिन मिलके एक ट्रेंगल को फॉर्म कर रहा है। तो बताइए जो ट्रेंगल बनेगा वो किस टाइप का ट्रेंगल होगा। वो ऑप्शन में आपको रहेगा इक्विलेटरल ट्रेंगल रहेगा, ऑप्शन में आपको आइसोसेलेस रहेगा, राइट एंगल ट्रेंगल रहेगा, अदरवाइज आपका नन ऑफ दिस। तो कैसे आप इसको कोरिलेट करेंगे। तो देखिए, आपका कोरिलेशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला, अगर हम लोग पहला अप्रोच चलेंगे मेथड 1, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो तीसरा जो आपका Z3 है, एक्चुअली Z3 इक्वल्स टू आपका 0 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मेथड 1 कहता है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, देखिए, डिवाइडेड बाय Z1 इंटू Z2 1। तो ये आपका आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर
इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2। ओके, ये आया। अब आप देखिए Z3 इक्वल्स टू 0, अगर Z3 को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए यहाँ पे, तो एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पे सेट कर रहा है। ठीक है, किस पर? अच्छा, इस पर तो सेट नहीं कर रहा है। सबसे पहले देखिए इस पर सेट कर रहा है क्या, जैसे Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू Z2 Z1 प्लस Z3। ये तो नहीं कर रहा है, क्योंकि Z3 को 0 कर देंगे तो 2 इंटू Z1 इंटू Z2 हो जाएगा, जबकि ये आपको तो दे के रखा हुआ नहीं है, ये इक्वेशन आपको नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हो जाता कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बट यहाँ पर 2 आपको दे के नहीं रखा हुआ है, यहाँ पर जस्ट आपका 1 है। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे Z3 का स्क्वायर इंटू Z1 Z2 Z2 Z3 Z1। अगर ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, तो ये आपका ख़त्म और ये आपका ख़त्म। तो ये आपको दे के रखा हुआ ही है कि Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को शो करेगा। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को शो करेगा। कोई बच्चा इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा दूसरे तरीके से कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देख लेते हैं। अगर कोई दूसरा बच्चा अगर इसको ऐसे सॉल्व करना चाहे, Z1 बाय Z2 Z2 बाय Z1 इक्वल्स टू 1, इसको T मान ले। अगर ये T मान ले तो ये 1 बाई T हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो T स्क्वायर माइनस T प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको T स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे -1 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर T प्लस ओमेगा क्यू इक्वल्स टू 0। अब देखिए T कॉमन लेंगे तो T प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो T प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपका T का वैल्यू माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि Z1 बाय Z2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा मान लिया। ठीक है, तो आपका Z1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा इंटू Z2। अगर दोनों साइड में अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो Z1 इक्वल्स टू Z2, ये आपका आया Z1 इक्वल्स टू Z2। इसका मतलब क्या है कि दो साइड हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ से, ओके, ये आपका Z1 है, A है, ये आपका B है जो Z2 है, और ये आपका C है, मान लिया B, इसी को मान लिया B आपका Z2 है और C मान लिया कि Z3 है। ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको दिख रहा है कि मोड Z है 1 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, मोड Z2 है। मोड Z1 इज इक्वल्स टू मोड Z2 हो चुका है। अब देखना है कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, Z1 माइनस Z2। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहीं से। Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z1 का वैल्यू अगर हम लोग रखें ये माइनस ओमेगा इंटू Z2 माइनस Z2, तो यहाँ पर आपका -1 प्लस ओमेगा इंटू Z2। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा का। तो देखिए 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस √3 बाई 2 आएगा। यहाँ पे इसको अगर हम लोग करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, मैंने 1 बाई 2 प्लस √3i/2। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा 1। ओके, ये हम लोग आएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो 1, या तो दूसरा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर।
तो यहाँ पर आप माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर रखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड, है ना, यही चीज़ है, इतना इक्वल इतना का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मतलब ये हो गया Z2। यानी कि आपको देख रहे हैं कि Z1 माइनस Z2 भी Z2 के बराबर है, तो Z1 माइनस Z2 भी Z2 के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। और अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए अभी क्या है कि अगर हम लोग दोनों मेथड की बात करें तो फर्स्ट वाले मेथड में हम लोग ईजिली कोरिलेट कर लिए। वो इक्वेशन को मैंने लिखा कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अब बस Z3 का वैल्यू को 0 पुट किया, इक्वेशन जो दिया हुआ था वो इक्वेशन मैच कर गया, हम लोग सीधा बोल दिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। वो ईजर मेथड। और दूसरा मेथड अगर हम लोग इस तरीके से जब शो करने जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं गलत होने के चांसेस हो। ये ज़्यादा लेंथी और लंबा मेथड है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अब क्वेश्चन के सेशन में मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ और उसको सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।